जी सचिन भाई, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। मैं एक शराबी हूँ। हाय सचिन भाई। ईश्वर की कृपा से आप। हाय हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों का प्यार और प्रार्थना की बदौलत आज शराब के पहले और जहरीले गुट से दूर। और ईश्वर का आभारी हूँ आज जो मुझे पायोनियर ग्रुप में बोलने का मौका दिया है आप लोगों ने। आप सबका आभारी हूँ मैं कि आज मेरे को बोलने का मौका आप भाई लोगों के बीच में मिल रहा है। ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि सेवा का मौका मेरे जैसे शराबी को मिल रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो मुझे चुना गया है ईश्वर ने कि तू भाई इन लोगों के सामने अपने अनुभव बांट। आज वो मौका मेरे को ईश्वर की कृपा से मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी तरह से एक एक दिन के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मार्गदर्शन आप भाइयों के अनुभव से मिला उस पर चलते चलते आज एक एक दिन के हिसाब से 12वां साल चालू है और जिंदगी के फिर से पटरी पे लाने की कोशिश आज भी कर रहा हूँ। और आज भी मेरे वाणी वर्तन व्यवहार में खुद को बदलने की कोशिश करता हूँ। सुबह उठते यही प्रार्थना रहती है भगवान से। पहली प्रार्थना शराब के लिए रहती है क्योंकि मुझे भूलना नहीं है कि मेरे को, मैं बीमार व्यक्ति हूँ और शराब विपन मेरा बीमारी, मैं बीमार हूँ शराबी की बीमारी से। उसके लिए पहली प्रार्थना होती है कि मेरे को आज का दिन शराब का पहले गुट से दूर रख। क्योंकि वो प्रार्थना तो कंटिन्यू नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। अभी जो भाई बटन के बारे में बात कर रहे थे तो मैं अपने घर के बटन भूल जाता हूँ। तो ऐसा भी मेरा भी शराब दिमाग वैसा ही है तो मैं भूल जाता हूँ। भूलने वाली बीमारी है तो याद करता रहता हूँ। और वो प्रार्थना पहली होती है। दूसरी मेरी होती है कि भगवान मेरे वाणी वर्तन और व्यवहार में तू मेरे साथ है। आज के दिन, कल का मेरे को नहीं मालूम है। वन डे एट ए टाइम, सिर्फ आज के दिन तू मेरे साथ। मेरी वाणी में सच्चाई और प्यार दे, मेरे बर्ताव में नम्रता दे और मेरे व्यवहार में प्रामाणिकता, ऑनेस्टी और ईमानदारी दे। वो प्रार्थना करके सुबह में मैं बिस्तर से निकलता हूँ। ये बाद में अपना काम में लग जाता हूँ। 3 काम संभालता हूँ। एक जॉब संभालता हूँ, ऑटो रिक्शा शाम को चलाता हूँ 2-3 घंटा और एक डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ। ये तीनों काम मिलके करता हूँ। मतलब मैं सुबह 4:30 से लेकर रात को 11 बजे तक मेरा काम चालू है। बीच में 1-2 घंटा आराम मिलता है। तो ये शक्ति मेरे को ऊपर वाले की बदौलत, आप लोगों की बदौलत मिलके और पूरी ईमानदारी से मेरा कर्म आज के दिन करता हूँ। और मिलता है मौका तो मीटिंग अटेंड करता हूँ। मेरे होम ग्रुप की 2 मीटिंग आज भी डेली होती है, एक सोमवार को और एक शुक्रवार को। मैं अमरोली उदय ग्रुप का सदस्य हूँ जो सूरत में है। वो ग्रुप को भी 13 साल हो गए और 1/12/2013 मेरा सोब्राइटी डेट है और 1/12/2012 में वो ग्रुप की स्थापना हुई। सेम डेट है और ईश्वर की कृपा है मेरे पे कि वो डेट मेरे को मिली सोबरताई। 2012 में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज बॉम्बे में मिला। एक डॉक्टर के थ्रू मिला था और वो वहां से मिला। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग किया तो पहले तो शराबी दिमाग ऐसा था कि मानसिकता ऐसी थी कि कुछ सुनने समझने लायक नहीं। बस एक जिद थी कि मेरे को शराब से दूर रहना। और वो जिद मेरी नाकामयाब होती थी। लोगों के सामने मैं गिड़गिड़ाता था कि इससे मेरे को छुटकारा मिलना चाहिए। भगवान के मंदिरों में जाता था, हर शनिवार को नारियल चढ़ाता था, तेल चढ़ाता था, हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ करने बैठता था। जैसे ही शाम होती थी पीने भाग जाता था। और ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शराबीपन की लत में मैंने अपने पिताजी को कुत्ते की मौत मरते हुए देखा। खराब से खराब मौत मेरे पिताजी की मेरे खानदान में हुई। मेरे खानदान में मेरे पिताजी शराबी, मेरा भाई शराबी, मैं शराबी, तीनों शराबी। और भी है लेकिन वो सोशल ड्रिंकर। 2-3 लड़के थे हमारे बुआ के, वो भी अल्कोहलिज्म में मरे। एक मामा मरा,
फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों ये कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि अनजान था। और समझ में कुछ आ नहीं रहा, सवालों का जवाब ढूंढ रहा था कि इतना क्यों पी लेता हूँ, क्या होता है मेरे साथ में, क्यों, आखिर क्यों। वो सवाल दिमाग में बार बार होता, ये क्या है यार, रोज सुबह में उठ के गिल्ट फील करो, हैंग ओवर लेके अड्डे पे जाओ, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। और उसके पहले की लाइफ बताऊं तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले और आने के बाद में ये टॉपिक मैंने ही सुना, और एक भाई ने मेरे को बोला तू यही टॉपिक अच्छा है तेरे लिए, वही टॉपिक पे तू चलता रहे। तो आज तक वही टॉपिक लेके पकड़ के चलता रहता हूँ, जहाँ भी शेयरिंग करने का मौका मिलता है यही टॉपिक लेता हूँ, या फिर मीटिंग का महत्व लेता हूँ। तो ईश्वर की कृपा है कि वो टॉपिक मेरे को आज मिला है, जो आप लोगों के सामने शेयर करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों ऐसा तो नहीं था कि मैं शराब के बारे में जानता नहीं था, या शराब क्या है क्या नहीं है। ये अभी मैंने शेयर किया कि मेरे पिताजी शराबी, तो उनको पीते हुए आते हैं देखना, मम्मी को मारना ढूंढना, ये सब हर शराबी के घर में कहानी रहती है। वैसे ही हमारा भी घर वैसे ही चल। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि उनके बहुत खराब हालत हो गई, और काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। जहाँ लोग उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे काम की, एक मैकेनिकल थे, और उनको मतलब में अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आते थे काम करवाने के लिए, बहुत दूर दूर से आते थे कि गाड़ी आएगी इसके पास से रिपेयरिंग करवानी चाहिए, और अच्छी तरह से करके देता है, ये वो सब सुना था मैंने और देख भी रहा था थोड़ा बहुत। जब बड़ा होता गया तब अपने पिताजी के बारे में सबके मुझसे अच्छा सुनना, हर बच्चे को अच्छा लगता है कि मेरे पिताजी ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसा है। हम लोग बच्चे बच्चे आपस में बात करते हैं वैसे बात करता है कि मेरे पिताजी तो बुलेट ऐसे चलाते हैं वैसे चलाते। तो उनको अल्कोहलिज्म में बहुत खराब दिन मैंने देखे हैं, और वो लास्ट में ऐसी कंडीशन थी तो नसीब को दोष देने लग गए। उनको भी अनजान से शराबीपन से क्या है, और शराबी के पन से तो उनको मालूम नहीं था। तो वो नसीब को दोष दे रहे थे कि भाई राजा को भी एक दिन ऐसा आता है कि भीख मांगनी पड़ती है, तो आज हमारे दिन भी ऐसा है। तो एक टाइम ऐसा भी था कि भाई घर पे खाना भी नहीं रहता था, 8 8 दिन तक हम लोग भूखे पड़े रहते थे। कोई अड़ोसी पड़ोसी वाले टिफिन दे के जाते थे तो उनको भी गालियां निकालते तो भाई हम कोई भिखारी नहीं है, तुम रोज देने आ जाते हो बासी खाना ये वो। तो वो लोगों ने भी देना बंद कर दिया, बोले इनको तो कोई मदद करने लायक भी नहीं। और थोड़े बहुत हमारे परिवार में जो हमारा अच्छा सोचते हैं ना, वो लोग भी आते थे और समझाने की कोशिश करते थे कि भाई वहाँ पे वो बाबा है उनके पास ले जाओ, तुम्हारे घर पे शायद कुछ काला जादू कर दिया है, ये आदमी ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों होगा। तो उनके पास में ले जाते थे, हफ्ता 10 दिन दारू बंद रहती थी, फिर चालू कर देते, और फिर चालू करते थे, फिर बाबा के पास में। तो वो बाबा जी बोलते थे कि इसको ना बहुत ये किया है वो किया, बहुत काफी पैसा खर्चा किया उनके पीछे, हॉस्पिटल में डाले 2 2 3 3 महीने, फिर वापस पीना चालू। तो ये सब देख चुका था मैं बड़ा होते होते। अब घर की जिम्मेदारी मेरे पे, तो मैं ट्रक पे किन्नरी करने चला जाता, तो भाई घर को तो चलाना पड़ेगा, छोटा भाई है, माँ है, खाएंगे कैसे। तो 10वीं तक तो ऐसे वैसे पढ़ाई किया, फेल तो हो गया था मैं, इतना पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि पढ़ूं क्या और खाऊं क्या। तो भाई खाने के बारे में ही सोचता रहता था, पढ़ने बैठता था सब। तो परीक्षा में भी ऐसे ही मैं पेपर छोड़ के आ जाता था, क्योंकि मेरे को टेंशन रहती थी कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पका होगा या नहीं पका होगा। तो जो क्लास का टीचर रहता है परीक्षा में, वो भी बोलता था भाई तू लिखने नहीं आता है तो काय को परीक्षा देने आता है। तो वो सब डांट भी खाता था, लेकिन परीक्षा देने जाता था। उसके बाद में फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई काम करो या सुसाइड करो। तो हमारे घर में घासलेट पड़ा था तो वो भी छिटक लिया था मैंने, तो ये जिंदगी बेकार है।
मेरा बाप सुधरने वाला नहीं है। तो मम्मी ने आजू बाजू वालों को बुलाया और चिल्ला के बात किया, तो फिर उसने दो तीन लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो निकाला मुझे। तब तक मैंने अपने आप पे घासलेट डाल दिया और निकल आए हम लोग फिर वहां से। तो वहां पे कुछ है नहीं, काम धंधा थोड़ा बहुत करता था, क्योंकि किन्नरी करना मतलब में मेरी छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में तो होता नहीं था, क्योंकि पूरी रात भर जगना पड़ता था। और ड्राइवर लोग थे तो ऐसी वैसी भाषा यूज किया करते थे, बहुत गंदे वर्ड निकालते थे। नींद भी आती थी, झपकी भी मारता था तो मुंह पे ऐसे इतनी कड़कड़ाती ठंडी में ठंडा पानी मुंह पे डाल देते, पूरा कांप जाता था मैं। तो फिर कोई रास्ता नहीं दिखता था, मैंने हमारी बुआ से थोड़े बहुत कर्जा मांगा और ऑटो रिक्शा लिया सूरत में आके। तो सूरत में आके ऑटो रिक्शा लिया, वहाँ गाँव से तो निकाल दिए गए थे हम लोग, भाड़ा भाड़ा कुछ देते नहीं थे टाइम से। और इधर आया और हमारी कहानी शुरू हो गई। थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ में हर संडे को वो दोस्त लोग ताड़ी पीने जाया करते थे, तो ताड़ी पीने गए। कुछ दिन ताड़ी पिया, बोले हम लोग शराब तो नहीं पीते। ताड़ी पीते पीते फिर वो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगी। एक दिन सिर इतना भारी चक्कर वाला आने वाला लग गया, तो मैंने वो एक दोस्त को बताया, यार ये ताड़ी बाड़ी बंद कर देना, इससे बहुत सिर दर्द करता है और 3 दिन से दवाई खा रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो उसने बोले 100 रुपया बोले दे मेरे को। और 100 रुपया लेके गया और वो बियर लेके आया ठंडी। उस टाइम पे 100 रुपये में बियर मिलती थी कितनी पता नहीं। और उसने मेरे को आधा गिलास दिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उससे पहले तो मैं शराब थोड़ा बहुत चखा था अपने गाँव में, एक दो दोस्त की पार्टी में, तो मेरे को अच्छा फील हुआ। तो उसके बाद में फिर ये बियर का टेस्ट लिया तो अच्छा लगा। और दूसरे दिन अच्छे से काम धंधा करने लग गया, ऑटो चलाने लग गया। तो फिर हर संडे को मेरे को वो चीज नजर आने लगी, हर संडे को बियर पी लेने से तो अपना दिन अच्छा जाता है, हफ्ता अच्छा जाता है। पूरा हफ्ता दबा के धंधा किया, तो वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया। दोस्त लोग बढ़ते गए। और ऑटो लाइन में तो क्या है, दोस्ती जल्दी हो जाती, दोस्त लोग जल्दी इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे मेरा पीना बढ़ना गया, फिर क्वार्टर आने लग गए, क्योंकि बियर के परवड़ता नहीं था। फिर रोज का हो गया तो बियर नहीं परवड़ता। तो वो उस टाइम पे पैसे कुछ 20-30 रुपए में क्वार्टर मिलता था, तो वो चालू। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 रोज का डेली का हो गया। डेली का हो गया तो फिर अब पीने के पैसे भी कम पड़ रहे और पीना भी कम पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ पे देसी दारू मिलती है, तो वो चालू कर दी। धीरे धीरे दोस्तों के साथ में बढ़ते बढ़ते बोला, ये मैं बोला देसी, पहले तो मैंने ना बोला बहुत बात मार। बोले क्या होता बात मारता है, इसमें ठंडा मिलाने का, थम्सअप डाल दो या कोका कोला डाल दो तो देसी भी इंग्लिश हो जाती है। उसके बाद भी अपने गले से उतर गई, हाँ यार ये बात भी सही है। क्योंकि मेरे को पीना बढ़ रहा था, वो मालूम नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पड़ा कि भाई बढ़ती हुई बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे लड़की प्रेग्नेंट होती है तो जिससे जैसे उसका प्रेगनेंसी बढ़ता है, वैसे भी बीमारी भी बढ़ती है। तो बढ़ता गया धीरे धीरे धीरे, हालात बहुत खराब होने लग गए। 2-3 ऑटो निकाला था मैंने कर्जे से, तो दो में से 3 गए और एक बचा था जो मैं खुद चलाता था। तो धीरे धीरे वो इतना कर्जे में डूब गया, फिर वो कर्जा मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तो रिश्तेदारों से लेना चालू कर दिया। थोड़ा दिन रिश्तेदारों ने हेल्प किया, बाद में उन लोगों ने भी भाई बोले कि भाई तो लड़का तो भाई बाप से भी गया गुजरा है। एक टाइम ऐसा कानों पे आवाज आती थी कि भाई रावण के घर में राम जन पैदा हो गया है। मेरे बारे में लोग अच्छा बोलते थे तो अच्छा लगता था कि यार मैं अच्छा हूँ, मेरा बाप बुरा है। और बाद में फिर धीरे 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 लोगों से ये सुनने मिला कि भाई क्या कर्म किए होंगे कि ये शराबी लोग हमारे घर में पैदा, हमारे खानदान में पैदा हो गए। ये राक्षस लोग क्या कर्म किए होंगे कि राक्षस लोग पैदा हो गए हमारे। तो इतना मतलब मैं हर्ट होता था कि यार मेरे बाप के साथ मेरी भी गिनती हो गई। जैसे मेरा बाप तो मेरे को सामने मेरे को मालूम था कि उसने क्या क्या कांड किए क्या क्या नहीं किए।
उसकी सभी मेरे में बुराई बुराई की तरफ, मैं भी बुराई की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मेरे को महसूस होने लगता है। तो छोड़ने की कोशिश, हर बार को छोड़ने की कोशिश, हर बार कंट्रोल करने की कोशिश कि अब की बार ऐसे नहीं, अब की बार ऐसे पीऊंगा, अब की बार ये लोगों के साथ में नहीं बैठूंगा, अब के साथ में ये अकेले पीऊंगा। हर कोशिश कर चुका था, हार गया था मैं। हारा टूटा, हर जगह से निकाला गया, फुटबॉल बन गया था। जहाँ जाओ वहां पे लात मारते थे। रिश्तेदारों के वहां जाता था, गिड़गिड़ाता था कि मेरा कुछ कर दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को इधर रखो। काफी दिन रखते भी थे, फिर बाद में वहीं से भी निकाल देते। तो बोले कुत्ते की धुन सुधरेगी नहीं, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, फुटपाथ पे आ गया, फुटपाथ पे रहने लग गया। तो फुटपाथ पे भी ढंग से नहीं रह पाता था, क्योंकि मालूम था कि भाई मेरे क्रेविंग में अपने आप को रोक नहीं पाता। कुछ भी करके मेरे को पीना चाहिए, चाहे आसमान फटे, चाहे धरती कम हो, या बारिश बादल फट के पूरा सूरज बह जाए, लेकिन मेरे को पीना चाहिए तो चाहिए। इतनी बाढ़ में, मतलब मैं, वो 15-15 फुट तक पानी था सूरत में। तो मैं वहाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जहाँ शराब मिलती थी वहां पीने जाता। तो लोग बोलते थे कि इतना पानी में जाता है, साले बह जाओगे, मर जाओगे। मेरे को फिक्र ही नहीं, मेरे जीने मरने से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं पीता था जीने के लिए और जीता था पीने के लिए, बस इतना समझ में आता था, पीना है, कुछ भी हो जाए। चाहे किसी से अच्छा बोल के पियो, चाहे किसी से लड़के पियो, चाहे कुछ भी हो, या मार खा के पियो, या गिड़गिड़ाओ, अड्डे वाले के पैर पकड़ लो, कुछ भी करो, लेकिन पीना चाहिए। उसको मैं रोक नहीं पाता था। एक बार अड्डे पे पैर, कदम मेरे चल पड़ते थे तो मैं रोक नहीं पाता। ये मेरी शक्तिहीन था कि मैं शक्तिहीन हूँ, ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता था। तो उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं अपने आप को रोक पाऊँ, कि उससे दूर रह पाऊँ। मेरे को धीरे धीरे आने लग गया, और मरने के 2-3 बार अभी जो भाई शेयर कर चुके, वो मेरा भी वही किस्सा था। तो भाई मैं जाऊंगा, पटरी पे जाके सो जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर सोचता था पीने के बाद में जाऊंगा, पी के सो जाऊंगा, तो पीने के बाद में बेहोशी में पता ही नहीं चलेगा और मैं मर जाऊंगा, तो अच्छा रहे। तो पीना, पी के मैं अड्डे पे पीते पीते वही सोचता था कि नहीं, अभी पी के अब पटरी पे जाऊंगा, सो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, और नशे में मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं मर गया। पटरी तक जाता था, फिर बाद में वो नशा जैसे कम पड़ता था ना, तो सोच मेरी डबल हो जाती, यार सचिन तू मरेगा तो सही है, लेकिन मरने के बाद में अगर मुंह वो ऐसा चपट हो गया तो पता कैसे चलेगा यार, परिवार वाले को, तो वो डेड बॉडी को मालूम कैसे, पहचान में आएगा कि सचिन मर गया है। कम से कम लाश घर पे तो जानी चाहिए ना, कि भाई तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भाई दुनिया में गया। लोग छाती पीट के रोने लगे। मैं सोचता था यार कोई छाती पीटेगा अपने लिए, कोई है क्या रोने के लिए। माँ है तो वो पागल सी है, आधी पागल तो हो गई है। फिर सोचता था नहीं, अब की बार तो छोड़ के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी मरना कैंसर। फिर थोड़े दिन पीता था, ढंग से नहीं पी पाता था, वही गालियां, वही पछतावा, वही हैंगओवर, वही हाथ कांपना, वही बीमारियां, बार बार जाना भाई को बोलना कि मैं बीमार हूँ, मेरे को ले जाओ हॉस्पिटल। तो बोले उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, मैं ये दुनिया में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या बोले, अड्डे वाले तेरे को पिलाते हो, उसको उनको ही बोल, तुम वो हॉस्पिटल लेके जाए तेरे। तो वहां से भी निकला, और वहां पे रहता था छोटे भाई के सामने। अरे हर कुत्ते के दिन आते हैं, अपना भी दिन आएगा, तेरे को दिखाओ ये सचिन क्या है। वहां पे भी डींगे मारना बराबर है। एक तो मरना पड़ा है बेचारे को, वो हेल्प करना चाहता है, फिर भी अपनी अकड़ तो पकड़ के ही रखता था, झुकता नहीं था किसी के सामने। और झुकता था तो अड्डे वाले के सामने, मेरी तलब के सामने, भगवान के सामने झुकता था। तो मेरे को तो तू खाएगा तो रूप आना चाहिए, मतलब घी खाया तो आज ही आज मेरे शरीर में चेंजेस आने लगने चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना हद के बाहर बढ़ गया तो फुटपाथ पर भी अच्छे ढंग से नहीं रह पाता। जिन लोगों को साथ में रहता था, चोरी चमाटी करते थे,
उन लोगों के साथ में भी गद्दारी करता था, क्योंकि वो चोरी चमारी करके लाते थे, मेरे को खिलाते खिलाते। मैं कभी भी बीमार हो जाता तो वो मेरे को दवाई ला के लेते मेडिकल से। और मेरे को पता चलता कि इनके पास में पैसा है और पीना चालू है, पीना खाना, तो उन लोगों को बराबर पिलाता, बेहोश करता। फिर बाद में उनके पास में जो भी होता था वो लेके निकल जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दुनिया से दूर रखना चाहता था कि ये पैसे लेके कहीं दूर चला जाऊंगा, और लेकिन वापस आ जाता था, पैसे खत्म हो जाते थे तब। इन लोगों ने फिर झुंड बना के मारने का प्लान बना लिया कि ये साला अपने साथ में ऐसा करता है। 2-4 बार मेरे साथ में हुआ, 2-4 बार उसके साथ में, ऐसे 8-10 लोगों के साथ में ऐसा बुरा काम कर दिया मैंने नशे के मारे। तो उन लोगों ने तो प्लान बना दिया कि भाई इसको खत्म करो, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से परिचित थे। इसको जिंदा छोड़ा तो ये हम लोगों को मारते, क्योंकि मेरी ये मारने पीटने के बहुत किस्से हो चुके थे। उन लोगों ने देखे थे कि ये साला मारता है तो देखता नहीं आगे पीछे, एक राक्षस की तरह मारता है, जानवर हो जाता है। तो उन लोगों ने, और ईश्वर की कृपा के वो प्लान बनाया था, लेकिन उस टाइम पे मौके पे पुलिस आ गई, तब तक तो मैं घायल हो चुका। मुंह पे चाकू मार दिया था और बहुत सारी जगह पे लगा था। 2-3 चोटें ऐसी लगी थी कि बहुत दिनों तक बेद दर्द में था। फिर भी मैंने एक दो को तो बहुत खराब हालत कर दी थी, तो मरने जीने की उनकी नौबत आ गई। तो भगवान की कृपा थी कि पुलिस आ गई और मैं बच गया उस दिन। अ, निकल गया यहाँ से। तो भाई यहाँ पे रहूंगा तो कभी न कभी मेरे नशे की वजह से मेरी जान जाएगी। निकला थोड़ा, सूरत से 20-30 किलोमीटर दूर, भूखा प्यासा वो गुरुद्वारे में खाता था। गुरुद्वारे वाले भी घुसने नहीं देते थे, कहीं मारपीट करके आया या कुछ बड़ा कांड करके आया है, इतना चेहरा सूजा हुआ और सिर पे पट्टी बांधी हुई, वो भी ड्रेसिंग नहीं, खाली रुमाल बांधा हुआ जहाँ चाकू लगा था सिर पे। धीरे फिर वहां से एक सेठ बैठा था कुर्सी में, वहां जाके गिड़गिड़ाया थोड़ा। मैं बोला काम की जरूरत है। बोले आ जाओ काम चालू है, बोले रोकड़ा मिलेगा ऐसा वैसा। बोले, अच्छा ठीक है। फिर मैं बोला 2-3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, फिर भी पैसा कुछ दो, कल काम करके चुकाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन 180 रुपए रोज मिलेगा तुमको दिहाड़ी। आ जाओ, लकड़े का गोडाउन है, काम करो, खाओ और इधर ही रहो। मेरे को रहने की सुविधा मिल गई। 50 नोट दिया उसने। तो 2-3 दिन से खाना तो नहीं खाया था, लेकिन जब से पैसा 50 रुपया हाथ में आया, वैसे बंदूक की गोली में से गोली निकलती है, वैसे सीधा वहां का लोकल अड्डे पे पहुंचा और 2-3 टीका दिया गिलास। तो बाद में फिर मेरे को लगा हाँ यार, अभी काम भी मिल गया, अभी यहाँ पे सही ढंग से रहूंगा। फिर वही दिमाग में अपना चालू चक्कर, यहाँ काम मिल गया, सेठ भी अच्छा है, बिना काम के पैसे दिया है, लेकिन उसका एहसान भी अपने को रखना है, ऐसा वैसा। तब दिमाग में प्लान बना दिया और काम पे लग गया। थोड़े दिन काम किया, अच्छे ढंग से रोज का पीना लेवल में हो गया। बोला ये अच्छा है यार, 20-30 रुपए का पियो, 50 रुपया का खाओ, 100 रुपया फिर भी बचता है। तो 3,000 रुपया हर महीने बचने लग गया, तो अच्छा लगने लग गया उसको, यार 3,000 बच रहा है। ये 3,000 बचा तो फिर वैसे ही कहानी पीना चालू। फिर सेठ को, जिस सेठ ने मेरे को खाने को पैसे दिए थे, उसको भी गालियां देता था कि तेरा, मेरे हिसाब से तेरा धंधा चल रहा है, ये है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग फुटपाथ पे आ जाओगे, ठीक है, ऐसा ऐसा बड़बड़ाता था। तेरे जैसे सेठ मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो फिर वही अकड़ आ गई, फिर पकड़ में आ गया, पकड़ की फिर चालू कहानी मेरा, इधर उधर इधर उधर। फिर लात मार के निकाल दिया गया। फिर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को गिल्ट में गया। मैं बोला यार ये क्या है यार, फिर वही करो, फिर मारपीट करो, फिर ये करो वो करो। कहीं ना कहीं मेरी सोच उठपटांग बदल रही थी, सही दिशा पकड़ रही थी कि मेरे लिए कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रार्थना करता रहता था मंदिरों में जाके कि भगवान कहीं से तुम मेरे को कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरे को ये, इससे छुटकारा मिल जाए, या फिर मौत ही दे दे मेरे को। क्योंकि मरने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मर नहीं पा रहा हूँ, और ना कोई मार पा रहा है।
वहां जहाँ मरने वाला था स्थिति ऐसी पहुंच गई कि वहां से भी बच निकला। तो इधर फिर थोड़ा दिमाग में मेरे को कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गया। फिर मैंने अपनी दीदी को फोन किया। मैंने बोला दीदी ऐसी बात। तो उसने भी 6-7 साल के बाद में मेरी आवाज सुनी। बोले कौन बोल रहा है भाई? मैं बोला मैं सचिन बोल रहा हूँ सूरत से। तो बोले क्यों फोन कर रहा है? तू हमारे लिए मर चुका है, तू मेरे लिए ऐसा है वैसा है, तेरे नाम का हमने ना लिया है। तो फिर बोला, ठीक है कोई बात नहीं। फिर पी लिया। 2 दिन के बाद में फिर दीदी का फोन आया। बोले सच में तू छोड़ना चाहता है क्या? मैं बोला हाँ, मैं कंटाल गया हूँ इस जिंदगी से, मौत भी तो नहीं आ रही। उसने बोला ठीक है आजा। बोले वहां पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। और डॉक्टर ने मेरे को एक मैसेज दिया। बोले ऐसा ऐसा मीटिंग चलता है, तुम्हारे सूरत में भी चलता होगा। तो बॉम्बे में मेरे को डॉक्टर ने मैसेज दिया। तो हम लोग वहाँ गए मीटिंग के लिए। तो वहाँ मीटिंग नहीं मिली। वहां से कांटेक्ट नंबर मिला। कांटेक्ट मिला नंबर इधर आया मीटिंग में। तो पहले स्थिति ऐसी थी कि मानसिकता ये सब स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे बाप को इतना ट्राई किया नहीं छूटा और मेरा कैसे छूटेगा है। कंफ्यूजन लेके आया, फिर कंपैरिजन लेके आया। इसका तो ऐसा हुआ इसलिए छोड़ दिया, इसके पास में परिवार है, रहने की सुविधा है। इसको तो रिहेब में डाला इसलिए छोड़ दिया। मेरा कौन है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मतलब इतनी नेगेटिविटी भी भर चुकी थी मेरे को। मैं शराब से दूर रहना चाहूँ तो भी नहीं रह पाता। फिर वापस पेट ने निकाला। फिर आया ए में बैठा। ए में बैठा तब दिल से टूटा था, शरीर से टूटा था, दिमाग से टूटा था। और एक भाई शेयर कर रहा था, उसमें मेरे को अपने आप को अपनी छवि देख रहा था। हाँ यार, ये सब मेरे साथ में हुआ। मैंने भी ऐसे ही हुआ, मैंने भी ऐसे ही किया। मैं भी 20-20, 25-25 वॉमिटिंग करता था। ये मेरे को लगा यार वॉमिटिंग करने के बाद में भी मेरे को पीने की ऑब्सेशन क्यों आती थी। वो सवालों के जवाब मेरे को वो उस दिन मेरे को सब मिलने लगे। और मेरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वो भाई का चेहरा मैं देख रहा। और इतना मतलब मैं अंदर से मेरे को धड़कन इतनी तेज हो गई थी मेरी, इसको मेरे बारे में कैसे पता था। और उसके बाद में फिर बीमारी का शेयरिंग किया एक भाई। वो बीमारी के लक्षण बताए, जो सिम्टम्स बोलते हैं वो बताए। उसमें मैं परफेक्ट बैठ। हाँ यार, यही मेन गड़बड़ थी मेरी। मैं हर बार कोशिश करता था और नाकामयाब क्यों होता था। उसके बाद में एक भाई ने होल्ड के कार्यक्रम पे शेयर किया कि भाई भूखे मत रहो, थक जाओ, इतना काम मत करो। ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। तुम्हारी इच्छा है क्या शराब से दूर रहने की? इच्छा है तो तुम्हारी विलिंगनेस, ईश्वर से प्रार्थना करो कि इससे छुटकारा देने के एक दिन के हिसाब से दूर रहो। 1 डे एट ए टाइम का कार्यक्रम पे एक भाई ने शेयर किया। तो मतलब पूरा मीटिंग में इतना ध्यान से और टूटा। और उसके बाद में मीटिंग से जब निकला, इतने मेरे आंसू निकल रहे थे कि मैं अपने आप को रोते हुए रोक ही नहीं पा रहा। खाने का मैं सोच रहा था तो खाने का तो था नहीं। एक जगह पे काम करता था, 100 रुपये डेली मिलता था खाने के लिए। तो खाना नहीं खाया और वैसे ही पानी वानी पी के सो गया। ऑटो रिक्शा में आया वहां से। तो रिक्शा वाला मेरा दोस्त ही था पुराना। तो मेरे को बोलता है क्या हुआ है, तू रो क्यों रहा है? लेकिन मैं उसको जवाब ही नहीं दे पाया कि मैं क्यों रो रहा हूँ। और रोते 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 पूरी नाइट निकल गई। सुबह में एकदम फ्रेश हो गया मैं। कोई तनाव नहीं, कोई ये जीने मरने का मतलब आगे के नहीं न पीछे के नहीं, में एकदम मतलब स्लो एकदम हो गया है पूरा। समय जैसे रुक गया ऐसा लगने। ना कुछ हलचल, ना कुछ क्रेविंग, ना कुछ दिमाग की उल्टी पुल्टी सोच। एक सुबह में अच्छी एकदम ठंडी सी हवा जैसे लगने लगी। पता हाँ यार, कुछ तो बदलावट आया है। और उस दिन से शराब रुकी मेरी, तो आज तक वो रुकी हुई। पीछे मेरे को पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन लोगों ने जो जो बोला, जो जो टिप्स दिए, उसको मैं भगवान को प्रार्थना करता था कि आज के दिन वो मेरे को अमल में। तो सब मैं सुन के ही करने लग गया। धीरे धीरे आते रहा, धीरे धीरे बढ़ते रहा। मैं बोला अब दारू से तो दूर हो गया, लेकिन ये परिवार वाले थोड़ी अपनाएंगे। मेरे को इतने कांड किए। एक टाइम था कि भाई
घर पे लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकता था जब कंडक्टरी करता था, तो केरोसिन वाला प्राइमस आता था, तब इन्हीं हाथों से प्राइमस गिफ्ट किया था मम्मी को। चलिए मम्मी खाना पका इससे, तेरे को फूंक मार के जलाने की जरूरत नहीं है। और पता नहीं था कि शराब वो दिन दिखाएगा कि इन्हीं हाथों से थप्पड़ मारने पड़ेंगे माँ को। तो निकला, सोसाइटी में गया, जब शराब से दूर रहा, 2 महीना 3 महीने के बाद में घर पे गया। 2-3 महीने तो सालों के बाद में, मतलब शराब से दूर रहने के बाद में 2-3 महीने बाद में मैं गया घर। तो भाई ने तो, वो त्योहार था हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे, पतंग चढ़ाते हैं सब लोग, तो सब सोसाइटी वाले इकट्ठे हो गए मेरे को देख के, ये आ गया है कुछ कांड करेगा। सब अपनी छत पे पतंग चढ़ाते उड़ाते उड़ाते सब नीचे देख रहे हैं, क्या फिर वो मारपीट होगा, ये होगा वो होगा, दोनों भाइयों में तकरार होगी। ये जो ईमानदारी से कमाया था, वो मैं माँ को पहली बार ईमानदारी का पगार दे रहा था, ले मम्मी ने। तो वो तो पहले तो चौंक गई थी, दरवाजे हमारे बंद रहते थे, कि मेरा भरोसा नहीं कब जाके दरवाजे पे लात मार दूं करके, दरवाजे बंद रहते थे। मम्मी ने खिड़की देख खोली, मेरे हाथ में साड़ी बीड़ी ये वो सब था, देखा उसने, बोले क्या है? मैंने बोला आया हूँ, ये त्योहार है तो ये तेरे लिए सब लेके आया। तो इतने में मेरा भाई, बाइक कहाँ से पता चल गया कि वो आया, तो बाइक लेके इतना फास्ट में आके ब्रेक मारा। बोले क्या है सब? मैंने बोला कुछ नहीं, आज त्योहार है तो आया हूँ। बोले कुछ नहीं चाहिए तेरा, निकल इधर से, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस निकलो तुम। मेरी मम्मी को रोना आ गया, मेरी मम्मी ने समझाया होगा, और मैं निकल गया वहां से। बोला दारू छोड़ के भी फायदा नहीं, ये वो दिमाग से वही कंटिन्यू चालू हो गया। मैं क्या, कोई माफ नहीं करेगा सचिन, तेरे को तो ऐसे ही हालत, कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, ये सब दिमाग में सोच चालू। जैसे गेट पे पहुंचा मेरा भाई, मेरे को फिर बाइक लेके आया, बिठा के लेके गया। बोले तू इस तरह से आएगा माँ की सेवा कर, माँ के हाथ में पैसे दिए, पगार दिया। बोले अच्छा है तू आएगा तो हम दोनों मिलके क्या नहीं कर सकते, ये वो बोला। माँ को इतना रुलाया, तो अभी उसको कुछ खुशी तो नहीं दे सकते, लेकिन गम तो मत दे, दुखी तो मत कर, ये सब समझाया उसे। तो फिर मौका मिल गया उन लोगों से माफी मांगने का, भाई मेरे से हुआ वो गलती, मेरे से अनजाने में हुआ, अभी मेरे को जान पहचान हो गई कि मेरे लिए ये चीज सही नहीं है। तो बोले ठीक है, तेरे को जो अच्छा लगता है कर, लेकिन दारू मत पी, जहाँ जाना है वहां जा। फिर वो यार काम धंधे पे निकल गया, काम करके हर महीने आके मम्मी के हाथ में पगार देता था। फिर लोगों को मालूम पड़ने लगा। पहले तो जब भी 1-2 महीने शराब बंद करता था, पूरे गांव में चिल्ला के बोलता था तो सुलेमान सुधर गया, किसी का ये नहीं वो नहीं, दुनिया पलट के रख। अब की बार बताया ही नहीं, तुमने छोड़ दिया कि वो सबको मालूम पड़ने लग गया। जैसे जैसे मेरे दोस्तों को मालूम पड़ने लग गया, वो लोग भी पूछने लगे कहाँ जाता है तू? तो संदेशा देता था कि भाई यहाँ जाता हूँ, मेरी रुकी है तुम्हारी भी रुक सकती है। तो हर जगह पे ये मैसेज चलना लग गया, धीरे धीरे लोगों से जुड़ने लग गया, सब लोगों ने माफ किया। जो चाचा की अ, अंतिम यात्रा थी, तो उनकी अंतिम यात्रा को भी मैंने वो ठेस पहुंचाई। जो भी शव वाहिनी वाले लेने आते हैं ना डेड बॉडी, उनके साथ में भी दारू पी के मारपीट किया। तो चाचा की मतलब में जान भी गई थी, मेरी वजह से ही गई थी। उनसे भी झगड़ा किया था, तो 15 दिन के 20 दिन आईसीयू में, तो उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। मारपीट किया था तो लग गई थी काफी सारी। तो उन लोगों पे भी, उन लोगों ने भी माफ किया। उनके लड़के के लड़की की शादी थी अभी 2-3 महीने पहले, नियोते में मेरा नाम पहले लिखा होगा, इनविटेशन भाई सचिन कुमार आते। तो ये इन लोगों ने भी दिल से माफ किया। आज कुछ भी होता है तो मेरे को पहले इनवाइट कर, जो भी हुआ उसने नशे भी किया, सब कुछ किया, धरा सब माफ, सब कहा सुना सब माफ हो गया मेरा। ये में आने के, मीटिंग में आने के बदौलत हुआ मेरे दोस्तों, कि मैं किसी को माफ करने के लायक नहीं था, ना माफी मांगने, क्योंकि माफी मांगने की मेरी औकात ही नहीं थी कि मेरे को माफ करो भाई मेरे से ये गलती हुई। माफी मांगे कौन? मैं मांग ही नहीं पाता था कि भाई मेरे को माफ करो।
क्योंकि शर्म आती थी कि ना भाई इतने कांड किए तो माफी कैसे मांग पाऊंगा, किस मुंह से मांगूंगा माफी। लेकिन उन लोगों ने दिल से माफ किया और दिल से अपनाया मेरे को। पूरे जो मेहमान आने वाले थे, पूरे जो घर परिवार के मेहमान थे, बाहर गांव के मेहमान थे, सबको ला लेने की और ले जाने की जिम्मेदारी पूरी मेरे को सौंपी गई। और पूरी ईमानदारी से वो मैंने निभाया होगा। जो लोग मेरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो लोग मेरे को मतलब मैं एक मिसाल समझने लगे। बोले कुत्ते की दुम मतलब सीधी कैसे हो गई। बोले हमारे लड़के, मेरी बुआ बोल रही हुई थी, बोले तो हमारे लड़के को ये बात समझ में नहीं है, जो तेरी बात दिमाग में आ गए वो समझ गया, तू माँ को संभालता है ना, वही बहुत बड़ी है। हमको तो भरोसा नहीं था, सबने आशा छोड़ दी थी कि ये आदमी ऐसी जिंदगी जिएगा और वापस आएगा जिंदा। आज मेरी माँ बहुत खुश है। अल्कोहलिक एनोनिमस में वो भी मीटिंग ज्वाइन करती है एलोन। तो मैं ही लेके गया था। मैं बोला मेरा दोस्त नहीं था ना, तुम्हारा दोस्त था ना, नसीब का दोस्त था। ये बीमारी हम लोगों को नसीब में थी और हम लोगों को लागू पड़ गई। इसकी वजह से हमारी जिंदगी इस तरह से हो गई थी। तो वो भी समझती है। तो मेरे से पहले अगर कोई शराबी हमारे मोहल्ले में या अड़ोस पड़ोस में कोई पिया हुआ नजर आता है ना, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश हम मेरे से पहले वो कर। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की बदौलत उसको ले गया मैं। उसके दिमाग में आया कि नहीं यार, मेरा लड़का, मेरे घर वाले से नहीं शराब पीता लेकिन मेरे लड़के से शराब पीता, तो कुछ तो बात है वहाँ। तो वहां से आते हैं, वो मम्मी को भी ले जाता हूँ कार्यक्रम, बड़े छोटे कार्यक्रमों में वो भी इनवाइट, उनको इनवाइट करते रहते हैं। वो भी जाती है मीटिंगों में, वो भी अपने अनुभव शेयर करती है। उसकी भी 65 साल की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो शेयरिंग के लिए बोला तो वो भी करती है। तो बोले भगवान की कृपा से आज उतना तो बोलने मिलता है कि हमारे ये खराब दिन भी किसी को अच्छे बनाने में काम लग रहे हैं। वो भी आती मीटिंग में मेरे साथ में। कहीं भी कार्यक्रम में बेटा मेरे को लेके चल, तो मैं ऑटो में बिठा के ले जाता हूँ। 42 साल की उम्र हो गई, कोई लड़की देने को राजी नहीं था। 22 साल पहले एक लड़की के पीछे एक तरफा प्यार में पागल था मैं। आते जाते मेरे को रास्ते में दारू पीता हुआ देखती। तो उसने उस टाइम पे क्या मालूम क्या हुआ था, उसने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा। और मैंने अपने परिवार में ये बात की कि मेरे को लड़की पसंद है। तो बोले तो उसको क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा, क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है। मेरे को वो दिमाग में भी आया कि लड़की की अपने तो खाने के भी ठिकाने नहीं, ना पीने के पैसे नहीं है, तो खिलाऊंगा कैसे। मैं भी उससे फिर ज्यादा ऊर्जा नहीं, उसने दूसरी जगह शादी कर ली। शादी करने के बाद में फिर उसका भी कुछ उसके घर वाले से अनबन थी, आती थी जाती थी। अभी 5 साल से ये इधर उसके मम्मी पापा के घर पे रहती। 5 साल से मेरे को ढूंढ रही थी, मैं इधर रहता ही नहीं था सूरत में, ड्राइविंग करने बाहर चला जाता था। अभी 1.5 साल पहले फिर मुलाकात हो गई, बातचीत हुआ, मेरा ऐसा है मेरा वैसा है। बोले पहले से तू पहले पहले तो कैसा था, अभी बदल गया। बोले तू अभी तो ऐसा, कभी रास्ते में मिलता है तो मुंडी नीचे डाल के जाता है। बोला हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब क्या है। तो बोले, हमारा ऐसा ऐसा कोर्ट का चक्कर चालू है, डाइवोर्स होगा। बोले फिर आगे, तो बोले तू बोल। मैं बोला मैं क्या बोलूं, मैं तो आज भी खिलाने लायक नहीं हूँ। जो खिलाऊंगा आधी रोटी तू खाना, आधी रोटी मैं खाऊंगा। तो बोले मंजूर। तो मेरे को इतना खराब कंडीशन में देखने के बाद में भी मेरा हाथ थामने के लिए वो लड़की तैयार है। तो ईश्वर की कहीं कृपा है यार, मेरे जैसे शराबी ये खोया हुआ प्यार भी वापस मिल रहा है अभी। उसका जब भी जो भी होगा, निर्णय जो भी आएगा, तो उसको भी मैंने स्वीकारने के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि जो भी निर्णय आए, अगर वो वापस जाना चाहती है अपने पति के पास, तो वो भी स्वीकार लेने के कि मेरे अभी दिल में कुछ है ही नहीं कि मेरा दिल टूट गया, तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वो कुछ नहीं रहा अभी। आज ना प्यार है ना कुछ नहीं है, आ रही है जिंदगी में उसकी भी, और मेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आता है तो ईश्वर की कृपा से होगा, और जाएगी तो भी ईश्वर की कृपा।
तो मैं तो पहले तो वही समझता था मेरी किस्मत फूटे है, और उस टाइम पे आ जाती तो बेचारी को आत्महत्या करनी पड़ती, या फिर वो डिवोर्स लेके दूसरे के पास चली जाती। तो आज ईश्वर की कृपा है कि वो आज मैं वो शांतपन आया है, तो मैं उसको संभाल लूंगा। जो खाऊंगा उसको आधा खिला सकता हूँ, एक थाली में बैठ के आधा आधा खा सकते हैं। तो वो शांतपन अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद में हुआ। पर आते 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 इतना टाइम निकल गया, आज शेयरिंग करने के इतना मिल रहा है मौका, तो उसको टालता नहीं हूँ मैं। वो भी ईश्वर की कृपा समझ लेता हूँ कि ईश्वर की कृपा है यार मेरे, यार मेरे अनुभव किसी को काम लगेंगे। जो मैं बुरा मेरी बुरा वक्त था वो किसी की ताकत बन सकता है। दोस्तों, ये मेरे अनुभव थे। आज जो अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत एक एक दिन के हिसाब से चल रहा हूँ। आने वाले हर भाइयों को, नए भाइयों को यही आशा देता हूँ, आते रहना। जो हमको मिला है आपको मिलेगा, और उसके लिए धैर्य नहीं था मेरे को कि ये मिलेगा मेरे को। वचनों में लिखा है कि ये मिलेगा, प्रॉमिस में लेकिन करना पड़ता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अभी तीसरा चौथा मेरा हो गया था स्टेप। अचानक मेरे स्पॉन्सर की अभी 2-3 महीने पहले डेथ हो गई। तो मैं अब क्या करूं, जो है उसको भी स्वीकार लो। और मेरा स्पॉन्सर हर बार बोलते किसी पे डिपेंड मत करो, जो है खुद करो। क्या हर बार किसी ना किसी की उंगली थाम के चलोगे, स्पॉन्सर की उंगली भी थाम के चलोगे, कब तक चलोगे? खुद के पैरों पे चलना सीखो। जैसे अभिमन्यु था, एकलव्य था, कि खाली बस उसने वो पुतला बना के उसने विद्या सीख ली थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट है, उसमें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और ना ही मैं एकलव्य हूँ कि मैं ये सीख लूंगा बिना गुरु के। मेरी बीमारी इतनी चतुर और चंचल और चालाक है कि मैं नहीं ये कर पाऊंगा। कभी भी मेरा को हर्ट हो सकता है, मैं भावनात्मक रूप से बीमार हूँ, तो कभी भी मेरी भावनाओं को ठेस लग सकती है, कभी भी मेरी मानसिकता को ठेस लग सकती है। और मेरी सोच उल्टा पुल्टा हो, इससे पहले मेरे को हाथ पकड़ के किसी ना किसी के साथ में उंगली पकड़ के चलना सीखना पड़ेगा। मेरे को किसी ना किसी को बाप बनाना पड़ेगा। पहले तो मैं सबका बाप बन के रहता था, अभी मेरे को किसी ना किसी को बाप पकड़ उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी जहाँ भी है मैं अपने कर्म जो अभी है, दिनचर्या भी है, तो सब परमेश्वर की कृपा से चल रहा हूँ मैं। ये भी अहंकार नहीं कि मैंने फोन कर लिया था, ये कर लिया, वो कर लिया। अहंकार का जहाँ भी मेरे को हवा में उड़ता हुआ अपने आप को नजर आता हूँ, कोई भी वाह वाह करता है, कोई भी चढ़ पे झाड़ पे चढ़ाता है, रुक जा भाई। उजड़े हुए रियासत के लूटे हुए सुल्तान, वापस आ जा भाई नीचे। तेरी औकात नहीं है ऊपर उड़ने के। ऊपर उड़ेगा तो सिर के बल गिरेगा, और सिर के बल गिरेगा तो इतनी चोटें खा के आया है तू, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे को बर्दाश्त करने की ताकत है ही नहीं। अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये सब आप लोगों को अनुभव है ना, वो बसते रहते हैं मेरे दिमाग में। क्यों बसते रहते हैं? क्योंकि मैं मीटिंग रेगुलर करता हूँ होम ग्रुप की। होम ग्रुप में कोई ना पसंद करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सबको पसंद करता हूँ ना। किसी की कोई बात नहीं पसंद आती है। अभी जो भाई बात बात करके आ गया कि भाई ऐसे ऐसे लोग पढ़े पढ़े हैं, तो पढ़े हैं, उनका कर्म है, उनका करने दो। हमको क्या पड़ता, फर्क पड़ता है कि यार कोई क्या कर रहा है। मेरे अपनी ईमानदारी से, मेरी होनेस्टी से मैं अपने अनुभव रजू करना है, कर देता हूँ। मौका मिलता है तो, नहीं मौका मिलता है तो सोच लेता हूँ कि ईश्वर की कृपा है यार, मेरे से ज्यादा किसी के दूसरे भाई के अनुभव की जरूरत होगी शायद। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये शानपन आने लगता है। बाद में स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे को कोई योग्य मार्ग सकते भगवान, और तेरी इच्छा के अनुसार दे। सही वक्त पे सही वो जगह पे मेरे को मिलेगा, वो मालूम है। धैर्य रखना पड़ता है। तो आज पायोनियर ग्रुप में जो भी मेरे अनुभव थे दोस्तों, मैंने साझा किए, आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। ये आप सबका और ईश्वर का, और जो भाई आज मेरे को कॉल करके बोले थे उनका भी आभारी हूँ।
ये मेरे को आज बोलने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, बहुत ही